हेलो बच्चों, बीपीएससी विद्यापीठ में आप सभी का पुनः स्वागत है। और विद्यापीठ आप सभी के समक्ष पुनः आज उपयोगी या परीक्षोपयोगी सामग्री के साथ उपस्थित है। और आज का टॉपिक पॉलिटिकल साइंस या कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। और आज का टॉपिक है नियंत्रण एवं संतुलन का सिद्धांत। हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा है शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत, जो भारत के शासन का सिद्धांत है या विश्व के अन्य राष्ट्रों में भी शासन का यह सिद्धांत है। ठीक इसी तरह से नियंत्रण एवं संतुलन का सिद्धांत, चेक एंड बैलेंस थ्योरी भी शासन का एक मुख्य सिद्धांत है, जो शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत पर ही आधारित है। जब शासन की तीनों शक्तियां अलग अलग संस्थाओं में निहित होती हैं, विधायी शक्ति अलग संस्था, कार्यपालक शक्ति अलग संस्था और न्यायिक शक्ति अलग संस्था में निहित होती है, तो इसे शक्ति का पृथक्करण कहते हैं। और शक्ति का जब पृथक्करण होगा तभी शासन में नियंत्रण एवं संतुलन का सिद्धांत लागू होगा, जिसका सरल अर्थ है कि शासन की तीनों शक्तियों द्वारा, यानी विधायी शक्ति, कार्यपालक शक्ति और न्यायिक शक्ति द्वारा एक दूसरे के अवांछित या असंवैधानिक या जनहित विरोधी कार्यों को नियंत्रित करना और इसके आधार पर शासन में संतुलन बनाए रखना। स्वाभाविक सी बात है कि जब शासन की तीनों सत्ताएं एक दूसरे की गलती को चेक करेंगे, रोकेंगे, तो शासन में बैलेंस यानी संतुलन तो होना ही होना है। तो नियंत्रण एवं संतुलन का सिद्धांत शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत पर ही आधारित है। और तकनीकी रूप से आप देख सकते हैं कि नियंत्रण और संतुलन की प्रणाली सरकार के विभिन्न अंगों यानी विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के बीच शक्ति के क्षैतिज वितरण, ये बहुत ही टेक्निकल पॉइंट है जहाँ समझने की जरूरत है। शक्ति के क्षैतिज वितरण, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, शक्ति के क्षैतिज वितरण हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेट करता है। तो क्षैतिज वितरण क्या है? तो शक्ति का अगर तीनों संस्थाएं समान अंतर पर हैं और शक्ति इस रूप में चलती है, उसे क्षैतिज वितरण कहते हैं। और तीनों अगर शासन की कोई संस्था समान स्तर पर न हो, उनके बीच हायरार्की हो, पद सोपान हो, तो शासन की सत्ता ऊर्ध्वाधर हो जाती है, या तो ऊपर से नीचे चलती है, नीचे से ऊपर चलती है। आप सरल शब्दों में समझें कि जब शासन की तीनों संस्थाएं समान अंतर पर हैं, सबके अपने अपने अधिकार हैं, इनमें ना तो कोई सीनियर है ना ही कोई जूनियर है, तो सीनियर और जूनियर के बीच जो शक्ति का बंटवारा होता है वो आपको हॉरिजॉन्टल ना होकर के वर्टिकल होता है, ऊर्ध्वाधर होता है। सीनियर ऊपर होता है और वो अपने जूनियर को पावर ट्रांसफर करता है, और जब चाहे उनके पावर को सीज कर सकता है। तो सीनियर को ज़्यादा पावर, उससे जूनियर को कम पावर, उससे जूनियर को कम पावर, ये मेनली कार्यपालिका में देखा जाता है। तो यहाँ सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण है, ऊपर से नीचे की ओर। लेकिन जब सभी शक्तियां समान अंतर पर हो, सभी का समान महत्व हो, कोई भी सीनियर और जूनियर नहीं हो, तो उनके बीच शक्ति का जो बंटवारा होता है वो क्षैतिज होता है। इसे देखिए कि विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, तीनों में कोई भी सीनियर जूनियर या ज़्यादा इम्पोर्टेंट या कम इम्पोर्टेंस वाला बॉडी नहीं है। और तीनों को संविधान द्वारा अपनी तरफ से शक्तियाँ दी गई हैं। अब जैसे जूनियर को पावर सीनियर से मिलता है, ऐसा नहीं होता है इसमें कोई जूनियर सीनियर नहीं है, सभी को संविधान से शक्ति मिला हुआ है। विधायिका को भी संविधान से ही शक्ति मिला हुआ है, कार्यपालिका को भी संविधान से ही शक्ति मिला हुआ है, और न्यायपालिका को भी संविधान से ही शक्ति मिला हुआ है। और तीनों समान अंतर पर हैं, तीनों समांतर हैं, तीनों में कोई भी सीनियर जूनियर नहीं है। तो जब विभिन्न संस्थाएं एक दूसरे के सीनियर जूनियर न हो, समांतर हो, तो तीनों के बीच शक्ति का वितरण
क्षैतिज वितरण कहलाता है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहलाता है। और जब सीनियर जूनियर का कॉन्सेप्ट हो, पद सोपान का कॉन्सेप्ट हो, हायर अथॉरिटी, लोअर अथॉरिटी, जूनियर अथॉरिटी का कॉन्सेप्ट हो, तो फिर वहाँ पर शक्ति का क्षैतिज वितरण होता है, शक्ति ऊपर से नीचे की ओर आती है। जैसे हमारे भारत में आप देख सकते हैं, केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार, स्थानीय सरकार। तो राज्य की सरकार केंद्र सरकार के अधीन है, माने पूरी तरह अधीन नहीं है, लेकिन मैक्सिमम तो हस्तक्षेप करने की शक्ति है एकात्मक स्थिति में। कहने के लिए शासन का जो सबसे निचला स्तर है, पंचायत और नगर पालिका, स्थानीय सरकार, ये स्वायत्त हैं, लेकिन फिर भी इन पर राज्य का नियंत्रण होता है, क्योंकि राज्य सूची के विषय में आते हैं। तो यहाँ पर सीनियर और जूनियर का कॉन्सेप्ट हो जाता है, तो फिर यहाँ शक्ति का ऊर्ध्वाधर वितरण होता है। इसलिए इस बात को ज़्यादा समझना है। जब ऑब्जेक्टिव में बनाएंगे, जब मेंस के रिटेन में टिप्पणी में लिखेंगे बीपीएससी में, तो ये सब चीज़ बड़े अच्छे ढंग से आप इलेबोरेट करें, और ऑब्जेक्टिव बनाने में तो बड़ा ही ये कॉन्सेप्ट काम करेगा कि शक्ति का क्षैतिज वितरण और ऊर्ध्वाधर वितरण, जिसको जनरली बच्चे नहीं समझ पाते हैं। तो ध्यान रखें कि नियंत्रण एवं संतुलन का जो सिद्धांत है, वह शासन की तीनों संस्थाएं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी के बीच पावर के हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन का एक सिस्टम है। और भारत में भी शक्ति के संतुलन का, नियंत्रण एवं संतुलन का सिद्धांत है। यहाँ भी तीनों संस्थाओं के बीच शक्ति का क्षैतिज वितरण है, और तीनों एक दूसरे की गलत कार्यवाही को या अवांछित व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, तो भारत के शासन में संतुलन बना रहता है। अब ये बड़े ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। हम लोग जानते हैं कि तीनों एक दूसरे को नियंत्रित करते हैं, लेकिन नियंत्रित करने का संवैधानिक माध्यम क्या है? क्योंकि संविधान द्वारा ही तीनों को शक्ति दी गई है, और नियंत्रण भी तीनों संविधान के दायरा में रहकर ही करेंगे। अब जैसे देखिए विधायिका, तो विधायिका न्यायपालिका को भी नियंत्रित करती है, कार्यपालिका को भी नियंत्रित करती है। अब जैसे विधायिका न्यायपालिका को नियंत्रित करती है न्यायाधीशों पर महाभियोग लगाकर, क्योंकि अगर कोई भी न्यायाधीश अवांछित व्यवहार करें, संविधान का उल्लंघन करें, कदाचार करें, कार्य करने में अक्षम हो, तो उनको महाभियोग लगाकर, एक्चुअली इनको कहा जाता है विशेष प्रस्ताव, लेकिन व्यवहार में महाभियोग इम्पीचमेंट कहते हैं, तो महाभियोग लगाकर पद से हटाने का अधिकार संविधान ने दे रखा है विधायिका को, यानी संसद को। तो संसद उनके अवांछित आचरण को भी नियमित करती, उनको भय बना रहता है कि अगर हम अवांछित आचरण करेंगे, संविधान का उल्लंघन करेंगे, अपने शक्ति के सीमा का उल्लंघन करेंगे, तो ऐसे कंडीशन में लेजिस्लेटिव हमारे ऊपर इम्पीचमेंट लगा के हमको हटा देगा। तो विधायिका न्यायपालिका को नियंत्रित करती है, कार्यपालिका को भी नियंत्रित करती है, और कार्यपालिका को नियंत्रित करने के कई तरीके हैं। जैसे अविश्वास प्रस्ताव, हम सभी जानते हैं कि कार्यपालिका का अर्थ होता है सामान्य में सरकार का मंत्री परिषद, यानी प्रधानमंत्री सहित मंत्री परिषद। तो प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद यदि अपने शक्ति का दुरुपयोग करे, संविधान के दायरा का उल्लंघन करे, तो निश्चित रूप से विपक्षी सदस्य द्वारा उन्हें, उस सरकार को अविश्वास प्रस्ताव पारित करके तुरंत पद से सरकार को पदच्युत किया जा सकता है। हमारा संविधान लिखता है कि अविश्वास प्रस्ताव मेनली आता है बहुमत की जांच के लिए, कि सरकार का जो बहुमत है वो लोकसभा में है या नहीं है। तो लोकसभा में अगर सरकार का बहुमत हो तो अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो जाएगा, नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो सरकार अगर गलत कार्य करती है तो सरकार के अपने भी मंत्री, सत्ता पक्ष के लोग भी असंतुष्ट हो जाते हैं, और ऐसे कंडीशन में उनका समर्थन करना छोड़ देते हैं। तो विपक्ष ऐसे कंडीशन में जब अविश्वास प्रस्ताव लाता है तो वो कहाँ पास होता है? विधायिका में। और विधायिका अगर कार्यपालिका के विरुद्ध, यानी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे, तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होगा। तो उनको भय बना रहता है। अविश्वास प्रस्ताव विधायिका द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण का एक प्रमुख अस्त्र है।
इसके बाद एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं काफी प्रमुख कि विधायक का कार्यपालिका पर वित्तीय नियंत्रण, ये सामान्य नियंत्रण है। सामान्य नियंत्रण में अविश्वास प्रस्ताव है और सबसे प्रमुख तो प्रश्न काल है, क्वेश्चनाबल। क्वेश्चनाबल में क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि लोकसभा में या राज्यसभा में, लेकिन मेनली ये लोकसभा की घटना है। लोकसभा में मंत्री यानी सरकार के लोग उपस्थित होते हैं और विधायिका उनसे क्वेश्चन पूछती है उनके कार्यों के बारे में, और उनको जवाब देना अनिवार्य होता है। उनका जवाब देना नैतिक नहीं, कानूनी दायित्व है, क्योंकि संविधान में ही यह प्रावधान है। तो भय बना रहता है ना कार्यपालिका को कि अगर हम गलत करेंगे तो प्रश्नकाल के दौरान विधायिका हमसे प्रश्न पूछेगी और सही जवाब नहीं देंगे तो आलोचना का पात्र बनेंगे। कल को अविश्वास प्रस्ताव भी आ सकता है, निंदा प्रस्ताव भी आ सकता है। तो विधायिका द्वारा कार्यपालिका को नियंत्रित करने के ये जो दो तरीके हैं, ये सामान्य हैं, अविश्वास प्रस्ताव और क्वेश्चनाबल प्रश्नकाल। और पूछा जाता है कि विधायिका द्वारा कार्यपालिका पर वित्तीय नियंत्रण का क्या माध्यम है, फाइनेंशियल कंट्रोल का क्या माध्यम है। तो निश्चित रूप से फाइनेंशियल कंट्रोल का माध्यम है बजट का विधायन, लेजिस्लेशन ऑफ बजट। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बजट कार्यपालिका ही बनाती है। भारत में बजट बनाने का दायित्व वित्त मंत्रालय के पास है और वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामले का विभाग बजट का निर्माण करता है। वित्त मंत्रालय मतलब कार्यपालिका हो गया। और जब बजट बन जाता है तो बजट में क्या होता है, सरकार के विभिन्न विभागों का या अन्य मदों का आय और व्यय का विवरण होता है कि फ्यूचर में या आगामी वित्तीय वर्ष में इतना आय और व्यय होगा। तो ये मनमाना भी आय व्यय कर सकता है कार्यपालिका। तो सीधे बजट बना के लागू नहीं होता है, इसीलिए प्रावधान है कि पहले विधायिका में आएगा और विधायिका जब बजट को पास करेगी तभी वह लागू होगा। तो जैसे ही बजट को पास करेगी तो बजट के एक एक अनुदान मांग पर, खासकर व्यय पर, आय पर कोई चर्चा नहीं होती है, खर्चा पर चर्चा होती है। तो एक एक अनुदान मांग पर जांच करती है विधायिका, बहस करती है। अनुदान ज़्यादा खर्च नहीं किया जाए उसको कंट्रोल करती है। इसी बीच विपक्षी सदस्य द्वारा कटौती प्रस्ताव भी लाया जाता है। तो विधायिका बजट को के पास करने के दौरान कार्यपालिका के अति व्यय और अपव्यय दोनों को नियंत्रित करती है। तो कहा जाता है कि बजट का विधायन कार्यपालिका पर विधायिका का सशक्त वित्तीय नियंत्रण है। तो विधायिका न्यायपालिका को भी नियंत्रित करती है और कार्यपालिका को भी नियंत्रित करती है। जब न्यायपालिका की बात करें तो न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका दोनों को नियंत्रित करती है। हम सभी जानते हैं कि हमारे भारत में न्यायपालिका को न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू का पावर है। तो व्हाट डू यू मीन बाय जुडिशियल रिव्यू? हम लोग पढ़ते हैं कि जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है कि विधायिका द्वारा जब विधि का निर्माण किया जाता है, कानून का निर्माण किया जाता है, तो अगर कोई ऐसी विधि का निर्माण किया गया है विधायिका द्वारा जो संविधान की भावना के अनुकूल नहीं है या जन भावना के अनुकूल नहीं है, तो फिर न्यायपालिका उसको जांच करके निरस्त कर देता है। तो विधायिका को भय बना रहता है कि जो हमको संविधान द्वारा सीमा प्रोवाइड कराया गया है, जो बाउंड्री लाइन हमारे, जो लिमिटेशंस हमारे फिक्स किए गए हैं, उन लिमिटेशंस के को क्रॉस कर दें अगर, या लिमिटेशंस को वायोलेट कर दें अगर, करके अगर ये किसी लॉ को फ्रेम करें, किसी एक्ट को फ्रेम करें, तो तुरंत जुडिशियली उसको नल एंड वाइड घोषित करेगा। तो भय बना रहता है। इसीलिए विधायिका मनमाने ढंग से कानून का निर्माण नहीं कर सकती है। सभी को न्यायपालिका के जांच के दायरे में रखा गया है और वो अगर देखती है कि कोई न्यायपालिका देख लिया कि अगर उसको लग गया कि कोई भी ऐसा कानून है जो संसद ने बनाया है या विधानमंडल ने बनाया है जो संविधान के भावना के अनुकूल है या जन भावना के प्रतिकूल है या व्यक्तिगत स्वार्थ से प्रभावित है, तो तुरंत न्यायपालिका उसको निरस्त करती है। यह न्यायपालिका द्वारा विधायिका पर नियंत्रण का सशक्त माध्यम है, न्यायिक पुनर्विलोकन। इसके बाद आप पढ़ते हैं कि न्यायपालिका कार्यपालिका के विरुद्ध यानी मंत्रियों के विरुद्ध मुकदमा पर भी सुनवाई करता है और सबसे प्रमुख आदेश विलेख रिट
हम सभी जानते हैं कि यदि किसी भी सिटीजन के किसी भी फंडामेंटल राइट को अगर वायोलेट किया जाता है या कार्यपालिका अगर उसको छीनने का प्रयास करता है तो तुरंत वह व्यक्ति न्यायालय में अपील करेगा और न्यायालय उसके अधिकार को लागू करने के लिए रिट जारी करके कार्यपालिका को कंट्रोल करेगा कि नो, आप किसी भी नागरिक के मूल अधिकार को नहीं छीन सकते हैं। तो यह भी नियंत्रण का माध्यम है। तो न्यायपालिका द्वारा विधायिका को नियंत्रित किया जाता है मेनली न्यायिक पुनर्विलोकन के माध्यम से, और कार्यपालिका को नियंत्रित किया जाता है कार्यपालिका यानी मंत्रियों के विरुद्ध मुकदमा और सबसे प्रमुख आदेश विलेख रिट के माध्यम से, जो फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट या अनदर राइट्स को भी, फंडामेंटल राइट्स के अलावा जो अनदर राइट्स हैं उनके लिए भी रिट जारी होता है। हाई कोर्ट को यह पावर दिया गया है। तो रिट कार्यपालिका को न्यायपालिका द्वारा कंट्रोल करने का प्रमुख माध्यम है। जहाँ तक कार्यपालिका के नियंत्रण शक्ति की व्यवस्था है भारत के संविधान में, यह बहुत ज़्यादा नहीं है। और कार्यपालिका न्यायपालिका को नियंत्रित करता है आपको न्यायाधीशों की नियुक्ति के माध्यम से। वैसे ध्यान में रखिएगा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम सिस्टम द्वारा रिकमेंड किए जाते हैं, अनुशंसा की जाती है, लेकिन ये अनन्य या आपको सीमा विहीन नहीं है या आदेश नहीं है। क्योंकि कार्यपालिका केंद्र में या सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति, हाई कोर्ट में राष्ट्रपति जो कार्यपालिका है जजों को अपॉइंट करता है। ये लोअर कोर्ट्स में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट वगैरह के कोर्ट में गवर्नर की भूमिका होती है आपको न्यायाधीशों की नियुक्ति में। तो ये गवर्नर, राज्यपाल, राष्ट्रपति, ये सब क्या है, कार्यपालिका है। और न्यायपालिका की नियुक्ति में इसकी भूमिका दी गई है। अगर ये कॉलेजियम सिस्टम मनमाने ढंग से रिकमेंडेशन करे तो तुरंत यहाँ पर कार्यपालिका यानी राष्ट्रपति और राज्यपाल इस पर रोक लगा देगा। कार्यपालिका भी न्यायपालिका को नियंत्रित करता है। हम लोगों ने समझा कि नियंत्रण एवं संतुलन का सिद्धांत शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत पर ही आधारित है, क्योंकि यह सिद्धांत तभी लागू हो सकता है जब शासन की तीनों शक्तियां अलग अलग संस्थाओं में निहित हों। और नियंत्रण एवं संतुलन सिद्धांत के तहत एक्चुअली यह विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति के क्षैतिज वितरण की प्रणाली है। और भारत में भी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति का क्षैतिज वितरण है, तभी नियंत्रण संतुलन हो सकता है। और इसमें यह व्यवस्था है कि एक की गलती को दूसरा नियंत्रित करे और इससे शासन में संतुलन बना रहे। और विधायिका द्वारा न्यायपालिका को और कार्यपालिका को इन माध्यमों से नियंत्रित किया जाता है। न्यायपालिका द्वारा विधायिका और कार्यपालिका को इन माध्यमों से नियंत्रित किया जाता है और कार्यपालिका द्वारा न्यायपालिका को इस माध्यम से नियंत्रित किया जाता है। तो ऐसे कंडीशन में हमारा ऑब्जेक्टिव पूछे, लॉन्ग पूछे, शॉर्ट पूछे, जितने भी प्रोविजंस या आपको पॉइंट्स बताए गए हैं कंट्रोल के, इनको इलेबोरेट कर दें तो लॉन्ग भी बन जाएगा, आर्गुमेंटेटिव भी बनेगा, शॉर्ट फॉर्म के ऑब्जेक्टिव भी बनेंगे, शॉर्ट नोट्स भी लिखे जाएंगे। तो एक पंथ कई काज, अगर आपने इसको सही ढंग से समझा है तो एक ही समझ में सभी प्रकार के प्रश्न बनेंगे। तो मेरा विश्वास है कि कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, अपने मित्रों को इस संदर्भ में सूचनाएं देते रहें, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें, और पुनः विद्यापीठ इसी प्रकार की उपयोगी सामग्री को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।